जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम आरंभिक भारतीय इतिहास में उस समय के नगर और व्यापार को सबसे पहले जानेंगे और उसके बाद में पुरातत्वविदों ने किस प्रकार से अभिलेखों को जाना, कौन सी समस्याएं उनके सामने आती है, उनके ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, 600 ईसा पूर्व के साथ ही वहां गांव के साथ बाद में नगरों का जो विकास है वो भी प्रारंभ हो गया था। और ज्यादातर जो नगर विकसित हुए वो वही 16 महाजनपद और उनकी राजधानियों वाला ही क्षेत्र है जहां पर नगर विकसित हुए। इनमें से कुछ नगर है वो सड़क मार्गों से आपस में जुड़े हुए थे, कुछ है वो समुद्री मार्गों से आपस में जुड़े हुए थे, और वहीं कई जो है जैसे मथुरा हो गया, ये अपनी व्यापारिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण है ये चर्चा में रहे। तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हो भी उस महाद्वीप में किस प्रकार से नगरों का विकास कहाँ हुआ। वही 16 महाजनपदों की बात है बस। अब बात आती है वहां की पॉपुलेशन के बारे में, जनसंख्या के बारे में, अर्थात हम वहां के संभ्रांत वर्ग और शिल्पकारों के बारे में, व्यापारी लोगों के बारे में जानेंगे। संभ्रांत यानी अपने समाज में जो कुछ बड़े हो गए, समृद्ध हो गए, उनकी बात करेंगे। आज आपको पता है अच्छे से भी राजा लोग हैं वो तो महलों में ही रहते थे, लेकिन आज उन सब महलों की अपने खुदाई तो कर नहीं सकते क्योंकि वहां पर लोग आज भी रहते हैं। हड़प्पा की तरह ये तो है नहीं भी सब कुछ नीचे ही दबा हुआ था, हमने खोद खोद के उनके बारे में पता कर ले, लेकिन फिर भी जो पूरा वस्तुएं हमें मिली है उसके बारे में हमें बहुत कुछ यहां समझने को मिलेगा, जिसके अंदर सबसे बड़ा नाम आता है उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र। पहले इस शब्द को ही समझ लें, उत्तरी यानी उत्तरी भारत की बात हो रही है, कृष्ण यानी काले, पात्र यानी बर्तन। उत्तरी भारत में जो काले बर्तन मिले हैं जिनके ऊपर चमकदार पॉलिश है वो की हुई है, इस प्रकार से बड़े चमकीले पॉलिशदार जो बर्तन है वो वहां पर मिले हैं और इनको कहा जाता है उत्तर कृष्ण मार्जित पात्र। थोड़ा सा इसका डिटेल देख लें। पुरास्थलों से विभिन्न प्रकार के शिल्पों के पुरावशेष मिले हैं जिसमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर कटोरे बर्तन मिले हैं और जिनके ऊपर चमकदार कलई यानी पॉलिश है वो चढ़ी हुई है। और शायद इनका उपयोग अमीर लोग करते होंगे, बड़े ही चमकीले रोबदार वाले बर्तन दिखते हैं, आज वाले हिसाब से देखें तो कुछ हाई फाई लगते हैं, तो इसका मतलब अमीर लोग ये करते होंगे, यानी वो जो संभ्रांत वर्ग की हम बात करते हैं। इसके साथ साथ सोने, चांदी, कांसा, तांबे, हाथी दांत और शीशे के बने हुए जो चीजें हैं यानी आभूषण, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी के बर्तन हैं वो भी वहां उस टाइम के मिले हैं। दूसरी शताब्दी ईस्वी के अंदर अगर हम बात करें तो छोटे छोटे दानात्मक अभिलेख मिले हैं जिनके अंदर दान देने का उल्लेख किया गया है। और ये दानात्मक अभिलेख कौन से हैं? जो धार्मिक संस्थाओं को दान किए जाते हैं, चंदा दिया जाता है मंदिरों को, संगठनों को, वो दानात्मक अभिलेख है वो कहलाता है। और इसमें दान का पूरा विवरण है वो देखने को मिलता है, दान देने वाले व्यक्ति का नाम और वो किस प्रकार का काम करता है, इसका उल्लेख भी इन दानात्मक अभिलेखों के अंदर देखने को मिलता है। और बात करें तो इनमें नगरों में रहने वाले जो व्यापारी यानी शिल्पी, अधिकारी, व्यापारी और राजाओं का विवरण भी मिलता है भी उस टाइम यहाँ किस प्रकार के लोग हैं वो रहते थे, ये जानकारी मिल जाती है। धोबी, बुनकर, जो लिपिक का काम करते हैं, एलडीसी, यूडीसी समझ लीजिए आज के हिसाब से, बढ़ई का काम करने वाले, मटका बनाने वाले कुम्हार, जो सुनार हैं, सोने का काम करने वाले, लोहे का काम करने वाले लोहार हैं, इन सब की जानकारी भी उन्हीं अभिलेखों के अंदर वहां मिलती है अनेक। और यहाँ ये एक बहुत प्यारी बात आ जाती है, इस पर भी आप थोड़ा सा फोकस कीजिए। जो क्राफ्ट का काम करते हैं और जो बिजनेस करते हैं, शिल्पकारी और व्यापारी है, उन सब ने आपस में मिलकर अपने अपने संघ, यूनियन भी बना रखी थी और उस यूनियन को कहा जाता था उस टाइम श्रेणी कहा जाता था और उस यूनियन का एक मुखिया बना दिया जाता था। उस यूनियन का काम होता था
भी जो भी जरूरी व्यापार के लिए या काम धंधे के लिए जो जरूरी चीजें हैं, यानी कोई भी कच्चा माल खरीदना है या वहां पर जो माल तैयार हो गया है उसको बाजार में बेचना है, ये सारा काम है वो श्रेणी है, वो संगठन जो यूनियन थी उनकी, वो देखता था। तो इससे ये संभव होता है, ऐसा प्रतीत होता है भी शिल्पकारों ने नगर में रहने वाले संभ्रांत लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लोह उपकरणों का प्रयोग किया होगा, यानी लोहे का इस्तेमाल ज्यादा होने लग गया होगा, क्योंकि जैसे जैसे लोग समृद्ध होते जा रहे थे वैसे वैसे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई उनकी बहुत सारी चीजों की आवश्यकता थी और वो शायद इन्हीं से सबसे ज्यादा है वो बनाई जाती थी, तो इसलिए इसका जो प्रयोग है वो ज्यादा होने लगा। चलिए ये तो हो गई वहां की नगरीय जनसंख्या की बात। अब कर ले हम व्यापार की बात। व्यापार का क्या सिस्टम वहां पर रहा होगा? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही वहां नगर विकसित हो गए। नगर विकसित हो गए तो व्यापार भी स्टार्ट हो गया, या यूं कह ले व्यापार स्टार्ट हुआ तभी तो नगरीकरण हो पाया वहां पर। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में वही नदी मार्ग और सड़क मार्ग है वो विकसित हो गए थे और इससे वो कई दिशाओं में फैल गए। अगर हम मध्य एशिया की तरफ रुख करते हैं तो इधर सड़क मार्ग विकसित हो गया, इसके माध्यम से व्यापार करने लगे। अगर हम समुद्र तटीय क्षेत्र इधर अरब सागर की और इधर बंगाल की खाड़ी के हिसाब से समझे, जो समुद्र तटीय जो नगर थे, व्यापारिक केंद्र थे वहां से, तो यहां से ये अरब सागर होते हुए इधर ये हो गया अपना पश्चिमी एशिया और इधर उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करते थे और यहां से ये आगे उस भूमध्य सागर की तरफ जाकर यूरोप वाली साइड में भी व्यापारिक संबंध स्थापित करते थे। बंगाल की खाड़ी से देखें तो आज का जो अपना दक्षिणी पूर्वी एशिया है इनके साथ व्यापारिक संबंध थे और इधर से इनके बीच से ही होते हुए ये समुद्री मार्ग से चाइना की तरफ भी अपना व्यापार है वो करते थे। तो ये तो हो गया व्यापार किस मार्ग से और किस साइड में होता था। मानचित्र से ये सारी चीजें अब आपके क्लियर हो गई, तो इसी हिसाब से दिमाग में आपके सेट है वो हो जाती है ये बातें भी, ठीक है। सड़क मार्ग और जल मार्ग का ये इस्तेमाल करते थे और उसके बाद में क्योंकि जब आप इन मार्गों पर यात्रा करते हैं तो कई प्रकार की समस्याएं हैं वो हमें देखने को मिल सकती है, विशेषकर सुरक्षा की भी। यार कहीं कोई हमें लूट नहीं ले, अब आदमी माल लेके जा रहा है, पैसे लेके वापिस आ रहा है तो लूटने का भय रहता है। तो वहां के राजाओं ने क्या किया, इस चीज पर कंट्रोलिंग कर ली, अपने आदमी बैठा दिए, भैया हम आपकी सुरक्षा करेंगे, बदले में आपको हमें क्या देना पड़ेगा, टैक्स है वो देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से राजा लोग भी इन व्यापारिक सिस्टम का फायदा है वो उठाते थे। तो ये व्यापार के रस्तों की बातें हो गई। अब बात करें उस टाइम में व्यापारी कौन कौन से थे। इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल वाले भी थे, फेरी लगाने वाले भी घूम फिर कर आ गए और शाम को अपने घर पर वापिस आ गए। आज भी गांव में आते हैं या शहरों के अंदर भी आ जाते हैं, घूम फिर के गलियों में और वापिस अपने घर चले जाते हैं। बैलगाड़ी वाले आ गए, घोड़े खच्चर के दलों के साथ रहने वाले व्यापारी, तो एक तरीके से समझ लें भी ये उनके साधन हो गए। और समुद्री मार्ग से भी यात्रा करते थे जो खतरनाक भी होती थी। और तमिल भाषा के अंदर अगर बात करें तो कुछ सफल व्यापारियों के समूह मिले हैं। तमिल भाषा में उनको कहा जाता है मस्थुवन। तमिल भाषा में जो अमीर व्यापारी थे उनको मस्थुवन कहा जाता है और वहीं प्राकृत यानी लोकल भाषा में उनको सतवाह या फिर सेठी कहा जाता है। आपको ये सेठी साउथ इंडिया की फिल्मों में फलाना सेठी, दिमका सेठी, बहुत से नाम मिल जाते हैं ना, तो ये साउथ इंडिया के अंदर ये वहां की मस्थुवन तमिल भाषा में है और ये वहां की लोकल सतवा और सेठी है वो कहलाते हैं ना। ये व्यापारी को वर्ग हो गया उस टाइम। फिर बात आती है वो किन किन चीजों का आयात और निर्यात करते होंगे। तो वही जो दैनिक जीवन वाली चीजें अपनी, नमक हो गया, अनाज, कपड़ा, धातु या उन धातुओं से बनी हुई कोई चीजें हो गई, पत्थर हो गया, लकड़ी, जड़ी बूटियां, दवाइयां हैं, इन सब पदार्थों को वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते थे या वहां से लाते थे। अगर बात करें रोमन साम्राज्य की, रोम यूरोप के अंदर बात करें तो काली मिर्च जैसे मसाले हो गए, जड़ी बूटियां हो गई या वहां पर कपड़े, उनकी बहुत ही डिमांड है
वो रहती थी वहां पर। इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्र में यानी रोम साइड में पहुंचाया जाता था। आप मानचित्र पर समझ लें जो अभी मैंने बताया भी, यहां से बनी हुई चीजें अरब सागर से होते हुए भूमध्य सागर से और फिर यहाँ रोम तक वो चीजें पहुंचाई जाती थी। कौन से? मसाले हो गए, कपड़े हो गए, जड़ी बूटियां हो गई, इनकी डिमांड यहाँ पर बहुत रहती थी। तो व्यापारी लोग है वो इस चीज का भी बिजनेस है वो उस टाइम करते थे। तो विभिन्न व्यापारी हो गए, आयात निर्यात किन चीजों का लेन देन करते थे उसकी बात हो गई। अब बात करते हैं सिक्के और राजा की, क्योंकि व्यापार के लिए क्या चाहिए? कोई मुद्रा चाहिए जिनके माध्यम से व्यापार हो, या तो वस्तु के बदले वस्तु दी जाए और या फिर कोई ऐसी मुद्रा बनाई जाए जिसके लेन देन से हम व्यापार कर ले। तो अब किस राजा के टाइम कौन सी चीज आई? छोटे छोटे बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करें भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी जहां से हमारा आरंभिक लिखित भारतीय इतिहास है वो प्रारंभ होता है। इसमें चांदी और तांबे के सिक्के मिलते हैं और वो भी आहत सिक्के मिलते हैं। तो चांदी और तांबे के आहत सिक्के आरंभिक भारत के अंदर सबसे पहले ढाले गए थे और प्रयोग में किए गए थे। अब क्या होता है, तांबा होता है और उसके ऊपर ठप्पा मार दिया जाता है वहां के शासक का, जो भी चीज वो उसके ऊपर अंक जो छपाना चाहता है, तो वो आहत यानी ठप्पा मारना, उसी को आहत कहते हैं, यानी चोट पहुंचाकर उसके ऊपर। उसके बाद सिक्कों के चलन से ये समझ ही गए भी व्यापार होता था। सिक्के खुदाई में मिले हैं जिन पर प्रतीकों को आहत करके यानी ठप्पा मार के बनाया जाता था, तो ये सामान्य बात होगी। इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया है। एक बात तो ये पता चलती है भी शायद किसी जो राजा थे उन्होंने ही इन सिक्कों को जारी किया होगा। जैसे ये आप देखिए, ये इस प्रकार के ये आहत सिक्के हैं जिनके ऊपर कोई न कोई आकृतियां हैं वो यहाँ पर मुद्रित है। या ये भी तो हो सकता है भी कुछ धनी व्यापारी रहे हो, उन्होंने भी अपने व्यापार के लिए अपनी करेंसी बना ली होगी। जैसे आजकल भी तो क्रिप्टो करेंसी इस प्रकार से है और कई देशों की अपनी अपनी मुद्रा है, अपना रुपया है। ये यूरोपीय देशों के अंदर यूरो चलती है, अमेरिका के अंदर डॉलर चलते हैं। तो अलग अलग देश अपने अपने हिसाब से काम करता है। उसी हिसाब से हो सकता है कुछ व्यापारी लोग भी है वो अपनी तरफ से कुछ सिक्के जारी करते होंगे। संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं भी शायद ऐसा भी हो सकता होगा। और शासकों की प्रतिमा जो मूर्तियां हैं और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के किन शासकों ने जारी किए? बहुत प्यारी बात। हमने कहा सबसे पहले आहत सिक्के आए जो किसके बने थे? चांदी और तांबे के बने थे। उसके बाद में उन सिक्कों के ऊपर फोटो और नाम लिखने का जो काम है वो सबसे पहले कहां स्टार्ट हुआ? तो वो किया हिंद यूनानी शासकों ने ये काम सबसे पहले स्टार्ट किया, जो कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व 200 BC के अंदर बात करें तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर है वो राज करते थे। तो दो छोटे छोटे प्यारे क्वेश्चन हैं वो हो गए अपने साथ में ही इस कहानी के। और अब हम रुक करते हैं तांबे और चांदी के, इनके बाद सोने की तरफ। लीजिए भैया, सोने, बहुत प्यारा क्वेश्चन। सोने के सबसे पहले सिक्के कब आए? एक तो ये बात, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व 100 BC के अंदर बात आ गई। और किन्होंने जारी किए? कुषाण शासकों ने जारी किए थे। बहुत प्यारी बात, सोने के सबसे पहले सिक्के किस टाइम आए और किन्होंने जारी किए थे। और एक बात और, ये पुरातत्व सामग्री जो मिली और कंपैरिजन किया तो पता चला भी इनका साइज और जो वजन है वो रोम और ईरान के सिक्कों के समान है। इसका मतलब वहां का सिस्टम और यहाँ का आपस में जुड़ा हुआ था। रोम और ईरान के सिक्कों के समान थे ये सोने के सिक्के। और शायद महंगी वस्तुओं को लेन देन के लिए इन सिक्कों का इस्तेमाल है वो किया जाता होगा। और दक्षिणी भारत की बात करें तो वहां पर बड़ी मात्रा में रोम के सिक्के, रोमन सिक्के मिले हैं। तो इसका मतलब है भी दक्षिणी भारत का, क्योंकि समुद्री तट के पास का एरिया था तो समुद्री मार्गों से उसने व्यापार है वो किया रोम के साथ। और उसके बाद में एक प्यारी बात आती है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की ही 100 BC की बात है, 100 AD की। इसमें योद्धे जो शासक हैं, योद्धे क्षेत्र कौन सा है?
पंजाब हरियाणा वाला जो क्षेत्र है, यानी उत्तरी राजस्थान वाला आप मान लीजिए, ये हनुमानगढ़ गंगानगर और पंजाब और हरियाणा का जो एरिया है ये युद्धे क्षेत्र रहा है। और यहां पर तांबे के सिक्के हैं वो जारी किए थे। तांबे के सिक्के जारी किए गए किसमें? योद्धे क्षेत्र के अंदर वहां के शासकों ने। तो इससे इनकी व्यापारिक रुचि और जो सहभागिता है उसका भी हमें पता चलता है। अब सोने के सबसे आकर्षक सिक्के किसने जारी किए? यह भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन हो गया। सोने के सिक्के सबसे पहले तो कौन आए? कुषाण लेकर आए थे, लेकिन सबसे आकर्षक जो सिक्के हैं वो किन्होंने? गुप्त राजाओं ने। गुप्त वंश की देन है। ये देखिए सोने के सिक्के दिखाए गए हैं, यहाँ पर आहत सिक्के हैं, मुद्रित सिक्के हैं ये। और इन सिक्कों से व्यापार विनिमय आसान हुआ और राजाओं को भी लाभ हुआ, उस स्टेट को भी इससे लाभ हुआ। तो समझ गए भी इन सिक्कों की सहायता से व्यापार होता था। किसने सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया, किसने सबसे आकर्षक सिक्का चलाया, इन सब की बात हो गई। अब क्या हुआ? धीरे धीरे वक्त के साथ सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। अब फिर इतिहासकार ये ढूंढने की कोशिश करते हैं भैया ये ऐसा क्या हुआ होगा उस टाइम भी ये सिक्के मिलने कम हो गए। तो एक अच्छा क्वेश्चन ये भी निकलता है भी 6वीं शताब्दी ईस्वी से सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। संभावित कारणों में हो सकता है उस टाइम आर्थिक संकट पैदा हो गया होगा, भैया प्रॉब्लम आ गई होगी, सोना कहां से लाते होंगे? कर्नाटक वाली साइड से ही लाते होंगे। रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। दूसरा ये जिससे दूर दूर व्यापार है वो उसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि दूर से व्यापार लाते थे, महंगी महंगी चीजें लाते थे, तभी वो सोने का के माध्यम से ही व्यापार होता था। और इस काल में नए नगर और व्यापार का नया सिस्टम है वो बन गया होगा। भी ठीक है यार, सोने वाले में गड़बड़ है, लोग गड़बड़ कर देते हैं। और शायद सिक्के इसलिए भी कम हो गए होंगे क्योंकि वे अब प्रचलन में नहीं थे और उनका किसी ने भी संग्रह करके नहीं रखा होगा। भी हो सकता है इस्तेमाल होते होंगे, लेकिन आज हमें नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि वो तो आगे से आगे इधर उधर चलते रहते थे। किसी ने कोई घड़ा भर के जमीन के अंदर दबाया तो है नहीं उस टाइम, तो जिससे हमें आज वो खुदाई के दौरान मिल जाए। तो ये कुछ प्रमुख 4 कारण हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं भी शायद इन वजह से सोने के जो सिक्के हैं वो मिलने कम हो गए थे। अब नगरों के बारे में, और यानी वहां के राजा, नगर और ग्रामीण देहात सिस्टम हमने अच्छे से जान लिया आरंभिक भारत का +2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक एक बात पर हमने चर्चा की है। अब बात करते हैं भैया इतना महत्वपूर्ण काम, हमने कहा ये लिखित बातें हमें पता चली है, जबकि हड़प्पा में ये कहा भी हड़प्पा के अंदर जो लिपि मिली है उसको हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। तो यहाँ जो अभिलेख मिले, जो साक्ष्य जो हमें मिले हैं, उनको पुरातत्वविदों ने कैसे रीड किया होगा? आसान तो नहीं रहा होगा भी फर्स्ट टाइम कोई नई चीज मिलती है और उसको सीधे ही हम कह दे पढ़ना स्टार्ट कर दे, कोई वो सब कुछ देवनागरी लिपि में तो लिखा हुआ है नहीं जो इजीली हम पढ़ दें, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आई होगी। तो वहां से भी अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भी ब्राह्मी लिपि का अध्ययन किस प्रकार से। याद कीजिए हमने चैप्टर की स्टार्टिंग यहीं से की थी, जेम्स प्रिंसेप की बात की थी जिन्होंने इस ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा था, लेकिन किस तरीके से क्या हुआ उसको भी जानना जरूरी है भाई। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयोग होने वाली लगभग सभी लिपियों का मूल है वो ब्राह्मी लिपि है, यानी सभी जितनी लिपियां भारत के अंदर चलती है सभी की उत्पत्ति इसी ब्राह्मी लिपि से हुई है। एक तो ये सब की मां हो गई भाई। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है, ये हम अच्छे से जान चुके हैं। 18वीं शताब्दी के अंदर क्या किया, जो यूरोपीय विद्वान हैं, अंग्रेज लोग थे ना, उन्होंने भारतीय विद्वानों से संपर्क किया कि भाई साहब कुछ हेल्प करो यार आप हमारी इस काम में भी। आप जो यहाँ आपके जो बंगाली जो देवनागरी लिपि जो चलती है वो पांडुलिपियां लेकर आओ, अपने है ना मिलकर इनका कोई अक्षरों का मिलान करते हैं, कोई व्यवस्था बैठाते हैं भी, कोई सेटिंग बैठ जाए। तो 18वीं सदी में यूरोपीय विद्वानों ने आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि की पांडुलिपियां जो है, जो हस्तलिखित जो है, उनका अध्ययन शुरू किया
और उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूनों से तुलना की भी, उसमें ये कैसे लिखा गया है और आप वाली लिपि में ये कैसे लिखा गया है। तो शुरू में उनका यही था भी ये संस्कृत में लिखे हुए हैं, शायद जो भी अभिलेख अशोक वाले मिले हैं भी ये संस्कृत में लिखे हुए हैं, लेकिन प्राचीन अभिलेख वास्तव में किस में लिखे हुए हैं, प्राकृत भाषा में। ये अपने जेम्स प्रिंसेप भाई साहब ने कह दिया, कहा यार ये संस्कृत तो नहीं लगती, लेकिन ये किस में लिखे हुए हैं, प्राकृत भाषा। तो यानी उस भाषा का थोड़ा सा लोकल भाषा में जो बदला हुआ रूप है उसके अंदर लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से एक लंबी चौड़ी प्रोसेस हुई, उसके बाद कहीं जाकर सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा जा सका और 1838 के अंदर जेम्स प्रिंसेप ने इसका अर्थ निकाल दिया, एक एक अक्षरों को मिलान करके। जैसे ये देखिए, ऐसा कोई अक्षर उसमें लिखा है तो उसको कै, ऐसा लिखा है तो उसका मतलब च। पूरा अशोक के समय की ब्राह्मी लिपि और उसके समनार्थी देवनागरी लिपि के अंदर अक्षरों की पहचान हो गई। यहां भले ही हमने 4-5 लाइनें लिखकर कह दिया भी हाँ ऐसे ऐसे ये हो गया होगा, लेकिन आप सबको पता है मेहनत की है इन इतिहासकारों ने, तब कहीं जाकर ये चीज हम समझ पाए हैं और लिखित साक्ष्यों को अच्छे तरीके से रीड भी कर पाए हैं। वो अलग बात है भी आज हम सबको तो नहीं रीड कर पाए, अब इतने स्तंभ अभिलेख मिले हुए हैं, कुछ टूट फूट भी तो गए होंगे, चलो उनका भी जिक्र कर लेंगे। फिर दूसरी बात आती है खरोष्ठी लिपि की। अब इस खरोष्ठी लिपि को कैसे पढ़ा गया, अभी हमने ब्राह्मी लिपि की बात की जो सभी की जननी कहा हमने, उसको वो चीजें हमें कहा अशोक के जो अभिलेख मिले, अभिलेखों वाले अक्षरों को बंगाली और जो दूसरी लैंग्वेज थी देवनागरी उनके साथ कंपैरिजन करके अर्थ निकाला। खरोष्ठी लिपि के लिए हमें सिक्कों पर निर्भर रहना पड़ा, सिक्कों के ऊपर जो कुषाणों ने जारी किए, गुप्तों ने जारी किए, उन सिक्कों की बात इसमें आती है। तो पश्चिमी उत्तर के अभिलेखों में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ, पश्चिमी और उत्तरी साइड के अंदर इस प्रकार की ये खरोष्ठी लिपि का एक नमूना आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किया गया है। और इस क्षेत्र में शासन करने वाले जो हिंद यूनानी राजा थे, 200 से 100 बीसी की बात आती है, उन्होंने ये बनवाए गए जो सिक्के हैं उनमें राजाओं के नाम हैं वो यूनानी और खरोष्ठी लिपि के अंदर लिखे हुए थे। तो यूनानी और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे, तो यहां अपनी हेल्प हो जाती है यूनान की तरफ से, क्योंकि वहां वाली भाषा उनकी समझी हुई थी। तो यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मिलान कर लिया उन सिक्कों के ऊपर या किसी अभिलेख के ऊपर, इस प्रकार की जो बातें हैं वो खरोष्ठी लिपि के अंदर लिखी गई। जेम्स प्रिंसेप ने फिर खरोष्ठी लिपि में लिखे अभिलेखों की भाषा को भी पहचान लिया और कहा भी ये भी प्राकृत रूप में लिखी गई है, तो इससे लंबे अभिलेखों को पढ़ना है वो आसान हो गया। तो मोस्टली याद कीजिए, अपनों ने स्टार्टिंग में ये कहा भी अशोक के जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो ये दोनों लिपि जेम्स प्रिंसेप भाई साहब ने अच्छे से उनको जान लिया। तो हमने ये भी जान लिया भी अशोक के जो प्रमुख अभिलेख, जो शिलालेख, स्तंभ लेख मिले हैं, गुहा लेख, गुफाओं के अंदर भी जो लेख मिले हैं, दीर्घ शिलालेख बड़े वाले हो गए, लघु शिलालेख जैसे भाब्रू का हो गया, दीर्घ है, लघु है, ये स्तंभ, इन सब के बारे में अपनों ने अच्छे से है वो जानकारी है वो पहले ही प्राप्त कर ली है। चलिए अब एक और प्यारी बात, अभी तो आपने पढ़ लिए उनको, अब बात आती है अभिलेखों में ऐतिहासिक साक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाता है। और इसको एक प्रश्न के माध्यम से, एक बड़े प्रश्न के रूप में ले रहा हूं मैं। इतिहासकार और अभिलेख शास्त्री भी जो अभिलेखों को पढ़ते हैं ने अशोक के अभिलेखों से ऐतिहासिक साक्ष्य है वो किस प्रकार प्राप्त किए, विवेचना कीजिए। तो यहां पर जो विवेचना करेंगे, जो वर्णन करेंगे, हम अशोक के अभिलेखों से जुड़े हुए दो प्रमुख सोर्स हैं वो लेंगे, एक स्रोत 10 नंबर और एक स्रोत 11 नंबर, उनके आधार पर समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अशोक का एक अभिलेख जो नंबर 10 पर मिला, यानी सोर्स 10वां, उसमें उसका नाम नहीं मिला है। लो जी, सबसे पहले तो 10वां जो अभिलेख मिला बड़े वाला, उसमें उसका नाम नहीं मिला है, बल्कि उसके द्वारा अपनाई गई उपाधियों का उल्लेख मिला है।
जिसके बारे में स्टार्ट में ही हमने पढ़ा था, देवनाम प्रिय यानी देवताओं का प्रिय, और दूसरा नाम मिलता है पियदसी यानी देखने में सुंदर। देवनाम प्रिय और पियदसी ये दो अशोक की उपाधि है। बहुत प्यारा क्वेश्चन मिल गया ना साथ में छोटे बड़ा। अशोक की दो उपाधियों के नाम बताइए। देवनाम प्रिय जिसका मतलब है देवताओं में प्रिय है, और पियदसी यानी देखने में बहुत ही सुंदर, हैंडसम भाई। और दूसरी बात आती है भी अशोक का नाम अन्य अभिलेखों में मिलता है, ये नहीं है भी सब में नहीं मिलता, कई जगह सिर्फ अशोक नाम है वो भी देखने को मिलता है, और उसमें उसकी उपाधियां भी है। तो उससे कंपैरिजन हो गया भी ठीक है ये फलाना राम अशोक ही है, उसी को देवनाम प्रिय और उसी को पियदसी है वो कहा गया है। इन अभिलेखों का टेस्ट करने के बाद ये पता चलता है कि उनके जो सब्जेक्ट हैं, उनका लिखने की जो शैली है, काम की जो शैली है, जो भाषा है, लिपि है, इन सब के अंदर समानता मिलती है। सभी अभिलेखों का कंपैरिजन किया तो इसका मतलब भैया ये एक ही वंश की है या फिर किसी एक ही राजा से जुड़ी हुई है। तो वो बात भी हमारी ये हो जाती है भी ठीक है ये किसी एक ही राजा ने अपने टाइम में इनको बनाया था। तो एक तो इस तरीके से आइडिया है वो लगा लेते हैं हमारे इतिहासकार और अभिलेख शास्त्री। उसके साथ साथ अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा है, कुछ बात भी कही है। क्या कहा है कि मेरे से पहले के जो शासक रहे हैं ना, राजा रहे हैं, उन्होंने सारी चीजें हैं वो एकत्रित करके उनको व्यवस्थित है नहीं किया था, यानी एक एकत्रित करने की व्यवस्था है वो नहीं की थी कि भाई मैं ये तो मैंने ही किया है। इस प्रकार विद्वान लोग जो वर्तमान वाले हैं वो इन अभिलेखों का जब अध्ययन करने के बाद ये पता लगाना पड़ता है उनको भी अशोक ने अपने अभिलेखों में जो कहा है वो कहाँ तक सही है, कहीं गप तो नहीं मार रहा या अपनी प्रशंसा के लिए ही ये सब कुछ तो नहीं कर रहा है क्या। इस बात का पता लगाना भी तो जरूरी है, ये भी तो क्लियर होना चाहिए। तो इसके संबंध में भी वो खूब पड़ताल है वो करते हैं। अभिलेख शास्त्री जो होते हैं वो अभिलेखों के अंदर जब उनकी व्याख्या करते हैं तो कुछ शब्द है वो ब्रैकेट में लिख देते हैं। ब्रैकेट में लिखने का कारण ये है भी वाक्यों का जो अर्थ है वो स्पष्ट हो जाए उससे, ताकि लेखक जो मूल रूप से जो कहना चाहता था वो बात है वो बदल नहीं जाए, इसलिए वो ब्रैकेट का इस्तेमाल भी करता है जब उसकी व्याख्या करता है, यानी अतिरिक्त बातें हैं वो लिख देता है। अब चलिए 11वें स्रोत की बात करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में कहा ना 2 स्रोतों के हिसाब से समझेंगे, 10वें के हिसाब से बात कर ली, अब हम 11वें की बात करें। अब याद कीजिए अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 साल बाद में कलिंग पर अटैक किया था, शायद हाथी प्राप्त करने के लिए, और वहां की दूरदर्शा देखकर उसका हृदय परिवर्तन होता है, बौद्ध धर्म का उसके ऊपर असर होता है और वो युद्ध नीति को त्याग करके धम्म नीति का अनुसरण करता है। और अशोक से ही बाद में जो भारत के अंदर है बौद्ध धर्म ने बहुत प्रोग्रेस है वो की थी, तभी वो ज्यादा फैला था। तो जब कलिंग युद्ध हो गया उसकी वेदना के रूप में उसने अभिलेख जो सोर्स 11 है शायद ये बनवाया, और यह अभिलेख उसकी युद्ध के प्रति मनोवृत्ति में परिवर्तन को दर्शाती है। यानी सीधी सी बात है भी युद्ध नीति त्यागने और धम्म को ग्रहण करने से संबंधित उसका ये सोर्स हो गया। लेकिन अशोक के जितने भी अभिलेख मिले हैं आधुनिक उड़ीसा की कलिंग साइड जहां पर ये युद्ध लड़ा गया था उस इलाके की अगर बात करते हैं तो उसकी वेदना को, उसके दर्द को, दुख को दिखाने वाला ये अभिलेख वहां नहीं मिला है। इसका मतलब है कलिंग भले ही अशोक ने जीत लिया होगा लेकिन इस दर्दनाक घटना को वो वहां के लोगों को कुछ नहीं कह सका, इसलिए उसने शायद वहां इन अभिलेखों की स्थापना नहीं की होगी। कुल मिलाकर हैंग हो गया होगा यार, जिन लोगों को मैंने इतना मारा काटा उन पर विजय प्राप्त की और अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन जिनको नुकसान हो गया है क्या वो मुझे कभी माफ कर पाएंगे, ये दर्द शायद इसके अंदर झलकता होगा। तो इस प्रकार से बिल्कुल थोड़ा सा फीलिंग के साथ ह्यूमन बीइंग्स अपने इमोशन के साथ सब चीजें सोचनी पड़ती है आज के हिसाब से अगर समझें। और अब हम बात करें, अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहे हैं।
अभिलेख साक्ष्य की सीमा, इसको भी एक प्रश्न के माध्यम से ही समझ लेते हैं ताकि आपको एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं वो भी पता चल जाए। साथ में अभिलेखों से जानकारियां प्राप्त करने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम सामने आती है। तो जिन अभिलेखों पर जो अक्षर हल्के खुदे हुए हैं शायद उनको पढ़ना कठिन हो जाता है, जो थोड़े धुंधले हैं आज के टाइम, ज्यादा गहरे नहीं छपे हुए हैं, अब वही है ना पत्थर के ऊपर उकेरे गए हैं। जैसे आजकल भी तो कोई उद्घाटन होता है, कोई मंत्री नेता बड़े लोग करते हैं तो वो नेम प्लेट लगा लेते हैं ना पत्थर पे खुदी हुई, बस वही चीजें तो पढ़ रहे हैं। अगर वो हल्की खुदी हुई है और बहुत सालों बाद है तो मिलती है तो पढ़ना मुश्किल हो जाता है। और ये भी हो सकता है वो अभिलेख का कुछ हिस्सा टूट गया हो, अब जब टूट गया तो अक्षर तो गए, अब क्या उसका हम अर्थ है वो निकालें। अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ को जान पाना सदैव आसान नहीं होता। हम तो आइडिया लगा रहे हैं, लिपियों का मैचिंग करके, लैंग्वेज का मैचिंग करके पता लगाते हैं, लेकिन क्या हम जिस तरीके से अर्थ निकाल रहे हैं क्या उसी तरीके से ये बातें हैं वो वहां हुई होगी, क्योंकि कुछ अर्थ है वो किसी विशेष स्थान या टाइम से भी तो जुड़े हुए हो सकते हैं, जो उस टाइम की बातें रही होगी जिनका आज कोई भी उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है। अभिलेख हजारों की संख्या में मिले हैं, लेकिन सभी के न तो अर्थ निकाले जा सके हैं और न ही उनका अनुवाद अभी तक किया जा सकता है, किया नहीं गया अभी तक। मिले बहुत हैं, धीरे धीरे चल रहा है काम, प्रोग्रेस पे है। अनेक अभिलेख और भी रहे होंगे जिनका अस्तित्व भी मिट गया, जो खत्म हो गए, आज मिले ही नहीं। इसलिए जो अभिलेख अभी उपलब्ध हैं वो शायद कुल अभिलेखों के कोई अंश मात्र यानी थोड़े बहुत ही रहे होंगे। तो सीधी सी बात है, हल्के खुदे होते हैं उनको पढ़ना मुश्किल है, जिनके कोई टूट गया तो वो अक्षर लुप्त हो गए, उनका पता नहीं चल पाता। हो सकता है अभी तक हमें सारे जो अभिलेख है वो मिले ही नहीं हो, और कईयों का अनुवाद है वो भी नहीं कर पाए होंगे अब। और अभिलेख साक्ष्य की एक और मौलिक समस्या और भी है, जिसे हम आज राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये भी एक उसकी समस्याओं के अंतर्गत है। भी इसमें अंकित की गई कोई भी चीज है, क्या ये जरूरी है क्या भी जो उसमें लिखा गया है वो सही ही है? क्या डेली लाइफ के अंदर हम रूटीन, डेली के लाइफ में हम क्या क्या करते हैं, क्या हम इसको कभी कहीं कोई लिखता है क्या? वो अलग बात है, जो लोग डेली डायरी लिखते हैं उसके अंदर भी तो सिलेक्टेड बात है वो ही लिखते हैं। तो इन अभिलेखों में दैनिक जीवन के कार्य लिखे हुए नहीं मिलते हैं, सिर्फ विशेष काम, धर्म का प्रचार किया तो कर दिया, तो उसको लिख लिख के सब जगह नोटिस बोर्ड, पंपलेट चिपका दिए जैसे आजकल चिपकाते हैं। लेकिन हाँ भी छोटे छोटे आयोजन, आज फला मोहल्ले में फला जागरण हो रहा है, अब उसका कौन सा कोई वहां स्तंभ लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभिलेखों में बड़े और विशेष अवसरों का ही वर्णन मिलता है, छोटी मोटी बातों का तो उल्लेख ही नहीं है, तो फिर वहां के छोटे मोटे सिस्टम को हम कैसे जानेंगे? अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार प्रकट करते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। सही बात है भैया, जिसका पैसा लगे वो अपने लिए, जो जिसको सुविधा अनुसार लगे अपनी प्रशस्तियां छपवाते रहते होंगे, ये भी तो हो सकता है। इसलिए वास्तविकता जानने के लिए इन अभिलेखों का आलोचनात्मक कटवी भी तो करनी पड़ेगी, कटाक्ष करना पड़ेगा, क्वेश्चन उठाना पड़ेगा इनके ऊपर। अच्छा, क्या तू जो कह रहा है वो सही है? तो तार्किकता का इस्तेमाल भी इसके अंदर करना पड़ता है। तो ये इस प्रकार से ये 7 प्रकार की प्रमुख समस्याएं हैं वो देखने को मिलती है। तो यहाँ सब कुछ क्लियर हो गया ना, जो राजनीतिक और आर्थिक इतिहास की हमने यहाँ बात कर रहे थे, भी पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेखों से ही नहीं निकाला जा सकता है, ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि सब कुछ तो इनके ऊपर है ही नहीं, सिर्फ खास खास बातें ही इसके अंदर देखने को मिलती है। और इसी के साथ अपना ये सेकंड चैप्टर राजा, किसान और नगर पूरा होता है। अब इसमें कौन सा तिथि क्रम है स्टार्ट में बात कर ली थी, और कुछ अंग्रेजों ने जो इतिहासकार है उन्होंने कब क्या किया उनके बारे में भी सामान्य जानकारी है। किसी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर जरूर ये हेल्पफुल हो सकती है। स्कूली एग्जाम के अंदर इस प्रकार के ये आंकड़े हैं वो नहीं पूछे जाते। आपको मैंने बता रखा है ना भी, स्कूल के अंदर हिस्ट्री के अंदर आपको ज्यादा डाटा में नहीं उलझाएगा, एक आधा प्रश्न वही मिलेगा जिनके ऊपर हम यहाँ फोकस कर रहे हैं, थ्योरी के दौरान, नोट्स के दौरान, जिनके ऊपर भी हाँ इस टाइम ये हुआ था
बाकी और आपको कोई तारीखों के अंदर नहीं उलझना है। तो इसी के साथ आपका सेकंड चैप्टर है वो भी पूरा होता है एक शानदार जानदार तरीके से। आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि प्रश्न मैं आपको अब देने वाला हूं। इस प्रश्न को ध्यान से सुनना और कमेंट में उसका जवाब है वो आपको देना है। आरंभिक भारतीय इतिहास के अंदर सोने के सिक्के सबसे पहले कब और किसने जारी किए थे, ये आज का प्रश्न है। कमेंट में जवाब दीजिएगा और फिर स्टार्ट करेंगे अगला तीसरा चैप्टर। उसका संबंध भी आरंभिक इतिहास से ही है। 600 से 600 बीसी से एडी की बातें ही उसके अंदर करेंगे, और साथ में यह बीच बीच में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का अभ्यास है वो भी शुरू कर देंगे। 2 चैप्टर हो गए तो क्यों ना 2 चैप्टर के साथ साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी अपने निकाल कर एक दिन अभ्यास कर लेंगे, ताकि जो हमारा प्रयास है अपना एक मिशन है अब की बार 90 पार, जिसको हमें अचीव करना है, लेकिन रट कर नहीं, इनसे बातें करके, इनसे दोस्ती करके, बार बार इनके बारे में चर्चा करके, इनके बारे में फील करते हुए। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।